वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी जो वीडियो हैं वो जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन का शॉर्ट केस भी आ सकता है और लॉन्ग केस भी आ सकता है। शॉर्ट केस के अंदर तीन सिनेरियोज होते हैं, या तो उसको फ्यूजन होती है, या उसको कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन विद कोलैप्स हो सकता है, या सिर्फ कंसोलिडेशन हो सकती है, या फिर उस पेशेंट के अंदर जो होता है चेस्ट के अंदर निमोनिक चेंजेस होती हैं और साथ में उसको क्लबिंग होती है। बेसिकली जो केस होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकियोक्टेसिस का। तीन सिनेरियो के अलावा किसी और सिनेरियो में आपका केस नहीं आता शॉर्ट केस में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर रहना है कि मैंने इनमें से क्या करना है और मेरे डिफरेंशियल कैसे होंगे, और आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा वो पर्टिनेंट होगा आपके डायग्नोसिस की तरफ। इसमें एग्जामिनेशन में फाइंडिंग बहुत टिपिकल होती है। अगर आपने फाइंडिंग कुछ बता दी, डायग्नोसिस कुछ बता दिया, तो आपका पूरा जो है वो सिनेरियो खत्म हो जाएगा, आपकी मोर्टेलिटी 100% है। एग्जामिनेशन के अंदर आपने इंपॉर्टेंट यही देखना है कि आपकी जो सारी फाइंडिंग है वो आपस में कोरिलेट कर रही हो, और आपकी सारी फाइंडिंग एट द एंड कोई रिजल्ट बना रही हो। ये ना हो कि आपकी फाइंडिंग कुछ और है और रिजल्ट कुछ और है, तो एग्जामिनर कभी आपको पास नहीं करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन के अंदर बाकी चीज़ें तो वैसे ही हैं। आपने पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है, अपना इंट्रोडक्शन करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है, बच्चे से कुछ बातें करनी है, और फिर आपने एग्जामिनेशन प्रोसीड करना है। टेंडरनेस और पेन का उससे पूछ लेना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर शॉर्ट केस आपका आता है तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग केस में तो आप डेफिनेटली पहले जीपी करते हैं और फिर शॉर्ट केस की तरफ जाते हैं, चेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आपको कमांड मिलती है कि डू द एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड रेलेवेंट, या डू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर सिर्फ आप फोकस होते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। आप पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हो और फिर रेलेवेंट की तरफ जाते हो। तो उसमें रेलेवेंट क्या है, जैसे मैंने बताया था कि आपके जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो कंसल्टेशन विद कोलैप्स है, एफ्यूजन है, या फिर ब्रोंकियोक्टेसिस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि पेशेंट की हाइट और वेट कैसी है। हाइट और वेट अगर कम होगा तो डेफिनेटली क्रोनिक सिटी है, टीबी हो सकता है, ब्रोंकियोक्टेसिस हो सकता है। अगर हाइट और वेट नॉर्मल है तो पेशेंट को पैरानोमोनिक इंफ्यूजन या कंसोलिडेशन हो सकती है। आपने देखना है पेशेंट को कहीं बीसी स्कार तो नहीं आ रहा, कहीं लिम्फ नोड तो नहीं है। अगर बीसी स्कार प्रेजेंट नहीं है, लिम्फ नोड है, तो पेशेंट को टीबी हो सकती है। आपने देखना है पेशेंट की क्लबिंग तो नहीं है। अगर क्लबिंग आ रही है तो आपको पता होगा कि पेशेंट के अंदर ब्रोंकियोक्टेसिस हो सकती है। आपका स्पॉट डायग्नोसिस इस तरह बन सकता है। सबसे पहले है कि पेशेंट का एक्सपोजर कितना होना चाहिए। एक्सपोजर हम कहते हैं कि पेशेंट की शर्ट ऑफ करें, ठीक है। फिर आप कहते हैं पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर इंटीरियरली हम चेस्ट को देखना है हमने, तो पोजीशन हमारी ये होनी चाहिए कि पेशेंट के आर्म्स अबडक्टेड होने चाहिए, ताकि जब आप इसके ये जो लेटरल साइड ऑफ चेस्ट को एग्जामिन करें तो आपके पास अच्छी खासी स्पेस हो यहाँ पे और यहाँ पे। और जब आपको पेशेंट का अपने बैक एग्जामिनेशन करनी है तो उस टाइम आपका जो है पोजीशन आपकी ये रखनी है कि आपके जो हैंड्स हैं वो दोनों इस साइड पे होने चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मकसद ये होता है कि आपके स्कैपुला जो है वो आपके वाइड स्पेस हो जाए और उनके दौरान स्पेस बने, ताकि आप वहाँ पे अपना काम कर सकें और वहाँ पे फाइंडिंग आपकी हो। इस तरह आपने बैक को करना है। ये प्रॉपर पोजीशन है पेशेंट की इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने करना है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले चीजें वही हैं कि आपने देखना है कोई ओपीएस पेशेंट को कोई रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। उसके आपने देखना है कि पेशेंट को कोई नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं आ रही, इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिसेशंस तो नहीं आ रही। आपने देखना है पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट काउंट कर लेना है। 15 सेकंड के लिए काउंट करें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिस्पायरेटरी रेट हो जाएगा। पेशेंट की चेस्ट की शेप आपने देखनी है। पेशेंट के लेवल पे आपने जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस चीज को बहुत लाइक करते हैं। लेवल पे जाना है, अपने फुट एंड पे भी पेशेंट के साइड पे लेवल पे जाके आपने देखना है कि पेशेंट की दोनों साइडें क्या सिमेट्रिकली मूव कर रही हैं, क्या कोई ऑब्वियस डिफॉर्मिटी तो नहीं है। जिस साइड पे एक रूल है कि जिस साइड पे पेशेंट की मूवमेंट कम होती है, पैथोलॉजी उसी साइड पे होती है। आपको ग्रॉसली पता चल जाता है कि पैथोलॉजी इस साइड के ऊपर है। आपने देखना है पेशेंट के कहीं कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, कोई स्कार मार्क सर्जरी का तो नहीं है, कोई चेस्ट ट्यूब तो पास नहीं है। अगर चेस्ट ट्यूब पास होगी तो आपने जरूर देखना है कि उसके अंदर एयर कॉलम मूव कर रहा है कि नहीं, ट्यूब के अंदर कंटेंट कितना है और किस टाइप का कंटेंट है, क्या उसके अंदर ब्लड है, क्या उसके अंदर पस है। डेफिनेटली आपका नेक्स्ट जो सिस्टम होता है उसके ऊपर इसकी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। आपके डायग्नोसिस पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं और वो इसके लिए इसकी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। अगर पस होगी तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि इसको पैरानोमोनिक इंफ्यूजन होती है। अगर ब्लड है तो ट्रॉमेटिक भी हो सकता है या कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है। इस लिहाज से आपने सब चीज़ों को काउंट करना है, देखना है। इंस्पेक्शन में आपने देखना है कि चेस्ट की कोई ऑब्वियस डिफॉर्मिटी तो नहीं है। डिफॉर्मिटी कैन बी पेक्टस एक्सकेवेटम, कैरिनेटम। पेक्टस एक्सकेवेटम क्या होती है, एक्सकेव किया होता है जो अंदर धंसा हुआ चेस्ट होता है। जब अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे कि लेरेंजियोमलेशिया में होता है, पेक्टस एक्सकेवेटम होती है। कैरिएटम क्या है, कैरिएटम पिजन शेप चेस्ट है, इसके अंदर चेस्ट बाहर की तरफ निकली होती है। उस केसेस में जहां पे आपको सीओपीडी हो, एस्थमा हो, ब्रोंकियोक्टेसिस हो, पेक्टस कैरिनेटम होती है, पिजन शेप चेस्ट होती है। चेस्ट की डिफॉर्मिटी देखने के बाद आपने देख लेना है कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं आ रही, खासकर अपेक्स बीट की पल्सेशन को यहाँ पे देख लेना है। इंस्पेक्शन के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द पल्पेशन। पल्पेशन में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारी हैं कि सबसे पहले हम चेस्ट को हाथ में लगाएंगे, कहीं पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है,
कहीं पे कोई क्रेपिटस तो नहीं है। क्रेपिटस बेसिकली आपकी सबक्यूटेनियस एम्फीसिमा के अंदर मिलता है आपको। सो आप सारी चेस्ट को आपने देख लेना है। इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी चेस्ट को एग्जामिन आपने करना है तो आपने पहले सारे जो इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन फ्रंट की कर लें और फिर आप बैक पे जाएं और बैक की सारी चीजें आपने करनी है और सिमेट्रिकली करना है। आपने जो चीज यहाँ पे करनी है वहां पे करनी है। सपोज यहाँ पर कस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कस करूंगा, मैं यहाँ पे एस्कल्टेट कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे भी एस्कल्टेट कर लूंगा। तो सारी चीजें आपने सिमेट्रिकली करनी है, साथ साथ करते रहेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट रूल है कि पहले आप फ्रंट करो फिर बैक की तरफ जाओ और सिमेट्रिकली दोनों चीजें करो। सो पल्पेशन में हम सबसे पहले उसको देखते हैं पेशेंट की कि ट्रेकिया सेंटर है या लेटरल है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नेक को एक्सटेंड करना है आपने, सर पीछे साइड को आप ऐसे करो और दोनों साइडों पे आपने एक उसके 3 मेथड हैं, सिंगल 1 फिंगर मेथड, 2 फिंगर मेथड एंड 3 फिंगर मेथड। तो थोड़ा सा आपने नेक्स्ट को एक्सटेंड करना है ताकि आपका ट्रेकिया अच्छी तरह फील हो। उसके सिंगल 1 फिंगर मेथड में आपने उसको फिंगर पे ट्रेकिया को लोकलाइज करना है और फिर देखना है कि स्टेनोक्लीडोमास्टाइड की दोनों जो साइड्स हैं उसके दरमियान में गैप कितना है, क्या दोनों साइड पे इक्वल है या किसी साइड पे डेविएशन तो नहीं है। नॉर्मली थोड़ा सा ट्रेकिया जो है वो राइट साइड की तरफ डेविएटेड होता है। 2 फिंगर मेथड में आपने दोनों फिंगर दोनों साइड पे ट्रेकिया रखनी है और देखनी है कि क्या जो दोनों स्पेसेस हैं उसके अंदर इक्वली फिट हो रहा है या कहीं पे कम स्पेस तो नहीं है। सो ये 2 फिंगर मेथड है। जबकि 3 फिंगर मेथड के अंदर आपने 3 फिंगर्स लेनी है और सेंट्रल फिंगर आपने ट्रेकिया पे रखनी है, इसको स्टेबलाइज करना है और 2 फिंगर से अपने साइड पे स्पेस को देखनी है कि किसी साइड पे कोई स्पेस इनलार्ज तो नहीं है। सो इस तरह आपका 3 फिंगर मेथड है और इस पे आपने स्पेस को देख लेना है। इसका आपने ट्रेकिया को आपने लोकलाइज कर लेना है, ट्रेकिया की पोजीशन को आपने देख लेना है कि ट्रेकिया कहीं पे शिफ्टिंग है तो नहीं है। उसके बाद आपने देख लेना है कि पेशेंट की एपेक्स बीट किस तरह है। तो एपेक्स बीट के लिए आपने अपने हाथ की पाम को लेना है और उसके जो पेशेंट की जो निपल का एरिया है वहां पे आपने इसको लोकलाइज करना है। इस तरह के फिंगर्स आपकी लेटरल साइड पे जा रही हो तो आपने फील करना है कहीं पे कोई पल्स तो नहीं मिल रही। सपोज मुझे यहाँ पे पल्स मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है यहाँ। सो cardiac apex beat is basically the outermost and lowermost part where definite cardiac impulse can be felt. So ये तकरीबन ये वाला एरिया बनता है। सो इस पे आपने फिंगर से लोकलाइज कर लेना है, फिर आपने उसको काउंट करना है। आपने यहाँ से सुप्रास्टर्नल नॉच से नीचे जाना है जहाँ पे आपको स्टर्नल एंगल पहली आपको रेंज मिलती है, वहां से आपने काउंट करना चाहिए 1 2 3 4, तकरीबन ये 5th रिब के अंदर आ रही है। आपने देखना है कि क्लेविकल किस लेवल के ऊपर है। सो ये तकरीबन मिड क्लेविकल से मीडियल साइड पे। सो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मीडियल टू मिड क्लेविकल लाइन है। अब इसका फायदा क्या है, ये जो आपने ट्रेकियल हमने पोजीशन देखी, हमने एपेक्स बीट देखी, इसका फायदा ये है कि जब भी आप कोई चीज पेशेंट की बोलेंगे, सपोज मैं कहता हूँ कि भाई राइट साइड पे मेरी कोलैप्स है, तो उस सूरत में डेफिनेटली आपकी एपेक्स बीट भी राइट साइड पे शिफ्ट होनी चाहिए, आपका ट्रेकिया भी राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए। तो जब आप फाइनली जब इंटरप्रेट करेंगे अपनी फाइंडिंग को कि मैं क्या बना रहा हूँ पेशेंट को, राइट साइड पे कोलैप्स कंसोलिडेशन है, जो भी चीज है, तो ये चीजें मुझे फाइनल कंक्लूजन में हेल्प करेंगी कि उसकी मैं जब बताऊंगा कि मेरी जो है वो कार्डियक इंपल्स राइट साइड पे शिफ्टेड है, तो इसका मतलब है कि वो राइट साइड पे कोई चीज है जो उसको खींच रही है। अगर राइट साइड पे ग्रॉस एफिशिएंट मैं कहता हूँ तो हो सकता है कि इंपल्स लेफ्ट साइड पे शिफ्टेड हो, ट्रेकिया आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्टेड हो। सो ये शिफ्टिंग इमीडिएट स्टेनम की बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। इसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट की चेस्ट की मूवमेंट कैसी है। तो चेस्ट मूवमेंट के लिए क्या करना है आपने, फ्रंट पे आपने इसके लिए पेशेंट को आपके हैंड्स राइट साइड पे इस तरह होने चाहिए आपके और थंब राइट पे आने चाहिए, ठीक है, सेंटर में बिल्कुल। और थंब जो है ना, थंब का ये जो हिस्सा है ये आपका ऑफ द चेस्ट होना चाहिए, स्किन से ऑफ होना चाहिए। तो इसमें पेशेंट को आपने कमांड करनी है कि वो जोर से लंबा सांस ले और फिर आपने देखना है कि थंब आपके इक्वली मूव कर रहे हैं या नहीं मूव कर रहे। जिस साइड पे मूवमेंट कम होती है उस साइड पे पैथोलॉजी होती है। बेटा लंबे सांस लो। सो आपके थंब देखें, आप यहाँ पे देखें, आप गौर से देखें, तो आपके दोनों थंब इक्वली मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये इक्वली मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपने दो 3 जगहों पे आगे फ्रंट पे और भी कर लेना है, ठीक है, इस तरह। सो आपके दोनों साइड के थंब इक्वली मूव कर रहे हैं, दोनों साइड पे चेस्ट मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक। इस तरह आपने इसका जो है चेस्ट, इसके मूवमेंट के बाद चेस्ट एक्सपेंशन चेक करनी है। सो एक्सपेंशन के लिए हम पेशेंट को बिलो द निपल पेशेंट की हम इसको मेजरिंग टेप यहाँ से लगाएंगे और हम उसका मेजर कर लेंगे चेस्ट की कितनी है, इसकी डायमीटर कितना है। सपोज अभी पहले सांस बाहर निकालो, ये 61 सेंटीमीटर, लंबा सांस लो, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर, लंबे सांस लो, खींचो, ठीक है। सो 5 सेंटीमीटर की चेस्ट की एक्सपेंशन है, ये 60 और 65 सेंटीमीटर के दरमियान में अल्टरनेट कर रही है। सो इन केस में पेशेंट की चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है जो कि नॉर्मल है। 2 सेंटीमीटर से कम हो तो हम कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है, एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं हो रही। सो फ्रंट पे आपने चेस्ट एक्सपेंशन उसकी चेक कर लेनी है। इसके बाद हम चेक करना है वोकल रेजोनेंस। वोकल रेजोनेंस के लिए क्या करना है, आपने अपने अर्नर बॉर्डर ऑफ हैंड जो है पेशेंट की इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर रखना है और पेशेंट से कोई लफ्ज बुलाना है और आपने देखना है कि वाइब्रेशन जो आपकी हैंड पे फील हो रही है क्या वो इक्वल है दोनों साइड पे या डिफरेंट है। बट आपने बोलना है 1 2 3, ठीक है, ठीक है, बोलो, ठीक है, बोलो, शाबाश, बोलो, शाबाश, बोलो, बोलो, शाबाश, ठीक है, बोलो, 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 शाबाश, बोलो, ठीक है। तो आप इससे आपने वाइब्रेशन चेक करनी क्या इक्वल दोनों साइड पे आ रही है। सो वोकल रेजोनेंस जिस एरिया की कम होगी, जहाँ पे वोकल रेजोनेंस आपकी कम होगी तो वहाँ हो सकता है फ्यूजन, वहाँ पे हो सकता है
निमोथोरिक्स, ठीक है, तो वहाँ पे वोकल रेजोनेंस कम होगी। जब ज़्यादा होगी तो मतलब वहाँ पे कोई, या फिर वहाँ पे हो सकता है रेजोनेंस कम होगी तो वहाँ पे हो सकता है कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस। इफ्यूजन, निमोथोरिक्स एंड कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस में आपकी वोकल रेजोनेंस कम होगी। जबकि अगर इफ्यूजन होगी, जबकि आपकी कंसोलिडेशन होगी, कैविटेशन होगी, या फिर कोलैप्स विद पेटेंट ब्रोंकस होगा, तो वहाँ पे आपकी जो है वोकल रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगी। सो ये अपने इंपॉर्टेंट है। जब भी जो भी आप, अगर आप कंसोलिडेशन बना रहे हैं तो सारी फाइंडिंग आपकी उस तरह की होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए आपको। इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट है इसका परकशन। सो परकशन के रूल्स क्या होते हैं? परकशन का रूल ये होता है कि सबसे पहले आप फ्रंट साइड कर लें, फिर बैक पे जाएं, इक्वली कंपेयर करते जाएं दोनों साइडों को। और परकशन के लिए हमारे दो हैंड यूज करते हैं। ये हमारा हैंड होता है, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सीमीटर, जो लेफ्ट हैंड होता है, और राइट हैंड होता है हमारा होता है फ्लेक्सर। फ्लेक्सीमीटर को आपने पेशेंट की जो है इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर फिक्स करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए इस तरह। और प्लेक्सर फिर आपने उसके अंदर मूव करना है। अब प्लेक्सर की जो मूवमेंट है आपकी, वो बिल्कुल आपके उसके अंदर आपके जो मूवमेंट है वो रिस्ट जॉइंट पे होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। ये ना हो कि आप ऐसे मूव नहीं करना, आपने एंकल पे मूव नहीं करना, ऐसे भी मूव नहीं करना, और ना पे आपके शोल्डर जॉइंट पे उसकी मूवमेंट होनी चाहिए। आपकी मूवमेंट सिर्फ रिस्ट जॉइंट पे होनी चाहिए। सो आपने इसको दबाना है, फर्म रखना है इसको, और यहाँ से आपने दो दफा प्रेस करना है, उसके बाद फिंगर उठा लेनी है, ठीक है, उठा लेनी है, उठा लेनी है। तो इसका रूल ये होता है कि आपने दो बार प्रेस करना है और फिर उठा लेना है इसका। तो इस बेसिकली रूल के साथ आपने परकस करना है। सो परकशन में सबसे पहले हम परकस करते हैं हम सुप्राक्लेवियर एरिया को, तो उसके लिए हम पेशेंट को दोनों साइड पे परकस कर लेते हैं। उसके बाद हम परकस करते हैं क्लेविकल एरिया को, तो उसके लिए हम डायरेक्टली 3 फिंगर से उसको परकस करते हैं। फिर हम स्पेसेस में आ जाते हैं परकस करने। पास में, पास में। सो इंटीरियरली हम 4-6 स्टेप्स तक परकस करते हैं, क्योंकि नीचे फिर लिवर आ जाता है और यहाँ पे हार्ट आ जाता है। फिर हम लेटरल परकस करते हैं पेशेंट को। लेटरली हम 7 रिप तक जाते हैं, 4 to 7 रिप्स पर परकस करते हैं लेटरली। तो आपने देखना है किसी साइड पे आपकी कोई रेजोनेंस डल तो नहीं है, तो उस तरह परकस करना है। अब परकशन नोट, जहाँ परकशन नोट्स की 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो नॉर्मल लंग फील्ड है उसके अंदर परकशन नोट जो होती है वो रेजोनेंट होती है। अगर निमोथोरक्स होगा तो वो हाइपर रेजोनेंट हो जाएगी। जब लंग से आप लिवर तरफ जाते हैं तो जो एरिया चेंज होती है परकशन नोट, उसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड नोट या इम्पेयर नोट कहते हैं। अगर हम परकस करते हैं किसी हॉलो विजरा पे, जैसा कि स्टोमक है, तो वहाँ पे टिम्पैनिक नोट आती है। अगर हमारे लंग के नीचे कंसोलिडेशन पड़ी है, कोलैप्स पेटेंट ब्रोंकस पड़ा हुआ है या कोलैप्स लंग पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे डल परकशन नोट आती है। और अगर इफ्यूजन आएगी तो फिर हमारी परकशन नोट स्टोनी डल होगी। सो अगेन मैं बताता हूँ कि जब भी आपने फाइनल जो भी आपने बताना है कि लंग में कंसोलिडेशन है, कोलैप्स है, इफ्यूजन है, तो आपकी सारी चीज़ें परकशन नोट, वोकल रेजोनेंस, चेस्ट मूवमेंट उसके अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करनी चाहिए। तो फ्रंट पे आपने पहले आपने सुप्राक्लेविकल फोसा को परकस किया, फिर क्लेविकल पे 3 फिंगर से परकस किया, फिर आपने नीचे आए यहाँ से लेके 6 रिब्स तक, और 4 to 7 यहाँ पे परकस किया। तो इस तरह आपकी परकशन फ्रंट की कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपने नेक्स्ट अस्कल्टेट करना है पेशेंट को। सो अस्कल्टेशन के लिए अगेन आपने इन्हीं एरियाज को अस्कल्टेट करना है थ्रू आउट लेटरल साइड और फ्रंट साइड ऑफ चेस्ट को। सो आपने अस्कल्टेशन यहाँ स्टार्ट करनी है। बेटा लंबे लंबे सांस लो। तो पेशेंट को कमांड आपने ये देनी है कि बेटा लंबे लंबे सांस ले, लंबे सांस लो, शाबाश। तो मैक्सिमम एरिया परकस कर रहा है आपने, कोई फाइंडिंग लोकल एरिया में भी हो तो मिस ना हो जाए। लंबे सांस लो, शाबाश। फिर आपने साइड परकस करना है। शाबाश। ठीक, तो इससे आपने परकशन फ्रंट से कंप्लीट कर लेनी है। अब हम बैक एग्जामिनेशन करते हैं इसके लिए। तो बैक पे सबसे पहले अगेन वही इंस्पेक्शन। अगेन आपने देखना है कोई स्कार मार्क्स, ट्राया, प्रोमिनेंट वेन्स, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, स्पाइन ठीक है कि नहीं। सो आपने बैक का इंस्पेक्शन कर ली, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारी नेक्स्ट पल्पेशन आ जाती है। पल्पेशन में हमें देखना है कि चेस्ट की मूवमेंट कैसी है। सो उसके लिए हम सुप्रास्टर्नल एरिया मूवमेंट के लिए हम ऐसे करते हैं, पेशेंट को कहेंगे यहाँ पे लंबे सांस लो, शाबाश। सो आपने देखना है इक्वली मूव कर रहा है कि नहीं। सो ये अगेन सुप्रा एपिकल मूवमेंट इसकी नॉर्मल है। फिर हम बैक से इसकी मूवमेंट चेक करेंगे, अगेन उस तरह ही लंबे सांस लो, ठीक है, लंबे सांस लो। सो इक्वली पेशेंट को मूव कर रहा है ये, ठीक है। सो आपने मूवमेंट चेक कर ली, और पीछे से आपने अगेन उसकी जो है वो इंस्पेक्शन पे पीछे से आपने उसकी चेस्ट एक्सपेंशन पीछे से नहीं करनी, बस फ्रंट से कर लें काफ़ी है, ठीक है। सो इसके बाद मूवमेंट चेक कर लिया आपने, और उसके बाद पीछे से भी आपने वोकल रेजोनेंस चेक करनी है। अपने पेशेंट को बोलना है 1 2 3 बोले, 1 2 3 पे 1 3 बोलो, ठीक है। अगेन आपने जो रिब्स स्पेसेस हैं उनके ध्यान रखना है अपने हाथ को वोकल रेजोनेंस के लिए, ठीक है। तो अपने दोनों साइडों के ऊपर थ्रू आउट आपने पूरा वो करते रहो बेटा, 1 2 3 बोलते रहो, ठीक है, ठीक है।
तो पीछे सारी आपने वोकल रेजोनेंस चेक कर ली। उसके बाद परकशन करनी है, तो बैक की परकशन के लिए आपने अगेन पेशेंट का जो है वो सबसे पहले एपिकल एरियाज को परकस करना है। उसमें आपने ट्रेपेजियस मसल के बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर के ऊपर आपने परकस करना है। फिर आपने जो वर्टिब्रा इसकी लाइन के साथ साथ आपने जो एरिया आपका बच गया स्कैपुला के साथ, उसके साथ परकस करना है। तो थ्रू आउट आपने 11 रिप तक परकस करना है। पास ले तो परकस कर लिया थ्रू आउट आपने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी स्कल्टेशन करेंगे और अगेन हम इसका जो है स्कल्टेशन चेक करेंगे। तो स्कल्टेशन में भी आपने थ्रू आउट इसकी यहाँ से स्टार्ट, लंबे सांस लो बेटा, लंबे सांस लो, शाबाश। सो अगेन वोकल फ्रेगमेंट आप वोकल रेजोनेंस भी चेक कर सकते हैं। वोकल रेजोनेंस के लिए आपने करना क्या है कि स्कल्टेशन के दौरान आपने पेशेंट को बोलना है कि वो 1 2 3 दोबारा रिवाइज करे। सो बेटा 1 2 3 बोलो आप। तो वोकल रेजोनेंस की भी इंपॉर्टेंस वही है जो वोकल फ्रेमेटस की है। तो इन सब फाइंडिंग की बेस पे आपने एट द एंड लोकलाइज ये करना है कि पेशेंट की फाइंडिंग ठीक है बेटा किस साइड पे है, क्या वो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और फाइंडिंग है क्या वो कंसोलिडेशन है, कोलैप्स है विद पेटेंट ब्रोंकस या विद ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस, या फिर एफ्यूजन है। सो आपका एम ये होना चाहिए कि आपने ये निकालना है। सपोज आपने निकाल लिया कि ये एफ्यूजन है, तो फिर आपका नेक्स्ट एम ये है कि आपने बताना है कि ये क्या पैरानमोनिक एफ्यूजन या ट्यूबरकुलस एफ्यूजन है। सपोज मैं एक चीज़ को रिवाइज आपको कंफर्म कर देता हूँ कि कोलैप्स एफ्यूजन में फाइंडिंग क्या होगी। सो एफ्यूजन में फाइंडिंग स्कल्टेशन पे आपकी एयर एंट्री उस साइड पे कम होगी, परकशन पे वो स्टोनी डल होगा, वोकल रेजोनेंस उस साइड की कम होगी, वोकल फ्रेमेटस उस साइड का कम होगा, चेस्ट मूवमेंट उस साइड पे कम होगी, सब। और आपका अगर ग्रॉस एफ्यूजन है तो आपका ट्रेकिया या आपकी पेक्स बीट अपोजिट साइड पे शिफ्टेड होगी। सो ये जब चीज़ें बताएंगे तो आपकी कंफर्म हो जाएगी कि पेशेंट को एफ्यूजन है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का ये होगा कि एफ्यूजन हुई क्यों है, क्या ये पैरानमोनिक है या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है। तो उसमें आपने पेशेंट का हाइट वेट बताना है कि अगर हाइट वेट उसका इफेक्टेड है तो डेफिनेटली आपने देखना है, और पेशेंट मेल नरिश है आपका तो टीबी ऊपर आ जाएगा। अगर हाइट वेट नॉर्मल है, पेशेंट मेल नरिश नहीं है, उसका बीसी स्कार प्रेजेंट है, लिप फ्लोर नहीं है, तो फिर नमूनिया टॉप पे आ जाएगा। इस तरह आपने एग्जामिनर से केस डिफेंड करना है और तभी आप इससे इजीली पास करेंगे। अदरवाइज ऐसे केस में मोर्टेलिटी 100% होती है और फेलियर रेट बहुत इफेक्टेड होता है, क्योंकि आप चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाते और एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं फंसा लेता है। थैंक यू।